हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर का टाइटल है डस्ट ऑफ स्नो। ये एक पोएम है जिसके राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस पोएम का जो थीम है ये बहुत ही एक सिंपल और शॉर्ट पोएम है। जबकि ये पोएम बहुत शॉर्ट है, फिर भी इस पोएम का बहुत डीपर और बहुत लार्जर मीनिंग है। यानी इसमें जो एक्सप्लेनेशन है, आपको देखने में तो लगेगा कि पोएम बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, पर उसका जो मीनिंग है, जो उसमें जो अंत में जो रिज़ल्ट निकल के आता है वो बहुत ज़्यादा डीप है, बहुत मीनिंगफुल है। इस पोएम में देखेंगे हम कि किस तरीके से पोएट जो हैं वो एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे एक छोटी सी इनसिग्निफिकेंट सी चीज़ जो है, जैसे स्नो है, कैसे एक स्नो किसी इंसान के शरीर पर गिरने से उसका पूरा दिन का जो मूड होता है वो कैसे चेंज हो जाता है। चेंज इन द सेंस एक पॉजिटिव चेंज आता है किसी इंसान के जीवन में नेचर के एक छोटे से एक्ट से। तो इस पोएम का जो अगर हम थीम की बात करें तो थीम क्या है इस पोएम की थीम है कि कैसे नेचर के पास पावर है किसी भी इंसान के नज़रिए को ट्रांसफॉर्म करने की। ठीक है, नेचर में इतनी कैपेसिटी है कि वो किसी भी चीज़ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। किसी इंसान का चाहे एटीट्यूड हो या उसका नज़रिया हो, वो सभी चीज़ों को चेंज कर सकता है। जैसे कि इस पोएम में हम क्रो और हेमलॉक ट्री देखेंगे कि कैसे दो ऐसी चीज़ें जिनको बहुत नेगेटिव इनऑस्पिशियस माना जाता है, वो भी इस पोएम में एक पॉजिटिव तरीके से पोएट का जो मूड है उसको अल्टर कर देते हैं। उनका जो मूड था वो स्टार्टिंग में बहुत ख़राब होता है उस दिन, और फिर किस तरीके से जो क्रो है और हेमलॉक ट्री है, इनकी वजह से उनका जो मूड है वो बहुत ज़्यादा खुशनुमा हो जाता है। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। The way a crow swooped down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. तो इस पोएम में देखते हैं हम कि किस तरीके से जो पोएट हैं उनका बहुत ज़्यादा ख़राब मूड होता है। ठीक है, तो पोएट किसी बात पर बहुत ज़्यादा र्यूड होते हैं। र्यूड का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, उनका मूड बहुत ख़राब होता है। और फिर होता क्या है कि ऐसे ही जब वो रास्ते पर निकल रहे होते हैं तब एक हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है। ठीक है, उस पर एक कौवा आकर के बैठता है और उसके बैठने की वजह से जो डस्ट होती है उस पेड़ से नीचे गिरती है और पोएट के ऊपर आकर के गिर जाती है। और जो पोएट हैं जिनका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था, ठीक है, तो उनका मूड जो है अचानक से वो ब्राइटन अप हो जाता है। यानी यहाँ पर देखेंगे, अगर हम देखें तो जो क्रो है, ठीक है, क्रो को वेस्टर्न कंट्रीज़ में इनऑस्पिशियस माना गया है। मतलब नेगेटिव ख़राब तरीके से उसको देखा जाता है कि अगर कहीं पर क्रो दिख जाता है तो बहुत ही नेगेटिव चीज़ को दर्शाता है। ठीक है, ऐसे ही जो हेमलॉक ट्री है वो भी एक पॉइजनस ट्री होता है, पर फिर भी उसके ऊपर जो पड़ी हुई बर्फ़ है, ठीक है, ठंड का मौसम है, बर्फ़ है उस पेड़ के ऊपर, जब पोएट का मूड बहुत ख़राब होता है उस पेड़ के नीचे से जा रहे होते हैं, बर्फ़ उनके ऊपर गिर जाती है और उनका मूड अचानक से चेंज हो जाता है। जैसे आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे या फिर आप खुद भी पहाड़ों पर गए होंगे। जब आप पहाड़ों पर जाते हैं और वहाँ पर बहुत ठंड होती है, स्नोफॉल गिरी होती है, तो आप क्या करते हैं, स्नो से खेलने की कोशिश करते हैं ना। तो किस तरह से हमें बहुत अच्छा महसूस होता है जब हम नेचर के बहुत करीब होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी यही दिखाया गया है कि कैसे एक इनसिग्निफिकेंट सी जगह, एक कैसी अजीबोगरीब सी जगह है, ठीक है, जहाँ पर बहुत नेगेटिव सा माहौल था और अचानक से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है पोएट के ऊपर पड़ता है और उनका जो पूरा मूड है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अब हेमलॉक ट्री क्या है, एक पॉइजनस ट्री है, साथ ही साथ जो क्रो है उसको भी ख़राब माना जाता है। और पर फिर भी जो पोएट हैं इन दोनों चीज़ों को कंबाइन कर रहे हैं, हेमलॉक ट्री को भी कंबाइन कर रहे हैं, क्रो को कंबाइन कर रहे हैं और दिखाते हैं, दर्शाते हैं कि कैसे जीवन में नेगेटिविटी भले ही कितनी भी हो पर फिर भी
छोटी छोटी चीज़ों की वजह से भी आपको पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो जो पोएट हैं इन ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करके ये हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं हमारी लाइफ में, ये भी हमारी लाइफ में अच्छे चेंजेस को, हैप्पीनेस को ला सकते हैं, ठीक है। हमें अगर हम बाहर हैं, आउटडोर्स में हैं, नेचर के बीच में हैं, ठीक है, तो इस तरीके की अनप्रेडिक्टेबल सी चीज़ें जो हैं किसी भी इंसान को बेनिफिट कर सकती हैं किसी भी जगह पर। ऐसा नहीं है कि हमें खुशियाँ जो हैं वो कुछ पर्टिकुलर जगह पर ही मिलती हैं। तो जो हैप्पीनेस होती है दिस इट लाइज विद इन अस, ठीक है। जो हमारी खुशियाँ होती हैं वो हमारे अंदर ही होती हैं, बस वो कहीं पर भी, जैसे इस पोयम में हमने देखा कि एक स्पूकी सी जगह है, एक अजीबोगरीब सी जगह है, ठीक है, जहाँ पर एक अच्छा माहौल भी नहीं है, पोएट खुद भी उनका मूड अच्छा नहीं है। कैसे नेगेटिव चीज़ें जैसे कि क्रो और साथ में हेमलॉक ट्री, ठीक है, उन दो नेगेटिव चीज़ों की वजह से भी जो पोएट हैं उनकी लाइफ जो है अचानक से चेंज हो जाती है। वो बहुत गुस्से में थे पहले और उनके ऊपर जैसे स्नो गिरती है उनका जो मूड है वो ब्राइटन अप हो जाता है। तो चलिए, ये इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन था। अब हम आगे इस चैप्टर में हमने क्या चीज़ें समझी कि हाईलाइट पॉइंट्स को समझ लेते हैं। ये आप लोगों को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो सबसे पहला जो कि हाईलाइट पॉइंट है वो ये है, सिंपल बट सिग्निफिकेंट मोमेंट, यानी द पोएट कैप्चर्स अ स्मॉल seemingly insignificant event where a crow shakes down snow from a hemlock tree onto the poet। अब एक बहुत छोटा सा, बहुत सिंपल सा एक मोमेंट होता है पोएम में, जिसमें कि एक जो क्रो है वो हेमलॉक ट्री पर आकर के बैठता है और पोएट के ऊपर स्नो गिरा देता है। उस वजह से चेंज इन मूड हो रहा है। चेंज इन मूड मतलब दिस माइनर इंसिडेंट हैज़ अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन अ पोएट्स मूड, लिफ्टिंग हिज स्पिरिट्स एंड हेल्पिंग हिम लेट गो ऑफ द रिग्रेट ही हैड बीन फीलिंग। ये जो कौआ था हेमलॉक ट्री पर आकर के बैठता है, स्नो गिराता है, इसकी वजह से पोएट के माइंड में जो मूड होता है उनका वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ठीक है। पहले पूरा दिन भर उनका बहुत ही रिग्रेटफुल था, बहुत ही ख़राब था, गुस्से में थे, पर जब स्नो उनके शरीर पर गिरती है उनका जो मोराल होता है, उनका जो मूड होता है वो लिफ्ट अप हो जाता है, वो खुश हो जाते हैं, अच्छा महसूस करना शुरू कर देते हैं। नेचर्स ट्रांसफॉर्मेटिव पावर। अब नेचर की जो पावर है किसी भी चीज़ को ट्रांसफॉर्म करने की, ये भी इसमें देखा गया है। द पोएम एम्फसाइजेस हाउ इवन द स्मॉलेस्ट इंटरेक्शंस विद नेचर कैन हैव अ पावरफुल इम्पैक्ट ऑन आवर इमोशंस एंड पर्सपेक्टिव। तो इसमें देखा गया है कि कैसे छोटा सा ही इंटरेक्शन नेचर के बीच में किसी भी इंसान के देखने का नज़रिया या फिर उसके इमोशनल जो नज़रिया है वो कितने आसानी से वो बदल सकता है। अनएक्सपेक्टेड सोर्सेस ऑफ पॉजिटिविटी, यानी कि जो फ्रॉस्ट हैं, जो यानी कि जो राइटर हैं हमारे, वो क्रो और हेमलॉक ट्री को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि दोनों ही नेगेटिव चीज़ों से एसोसिएटेड हैं, पर फिर भी वो दोनों ही चीज़ें जो हैं एक पॉजिटिविटी लाती हैं उनकी लाइफ में, ठीक है। यानी कि जो चेंजेस हैं, जो मूड है उनका, वो अनएक्सपेक्टेडली अनअपीलिंग जगहों पर भी उनका मूड जो है वो, मोराल जो है वो लाइट अप हो सकता है, ठीक है, लिफ्ट अप हो सकता है, वो खुश हो सकते हैं, ठीक है। यानी जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनसे भी उनको खुशी मिल सकती है। Redemption and healing. The dust of snow symbolizes a moment of renewal, suggesting that even a day filled with regret can be turned around by a simple experience in nature. तो यहाँ पर एक और जो की हाईलाइट पॉइंट है वो है रिडेम्पशन और हीलिंग, जहाँ पर जो पोएट हैं वो ये सिंबलाइज करते हैं, जो पोएट हैं जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, वो डस्ट ऑफ स्नो को सिंबलाइज कर रहे हैं रिन्यूअल से, ठीक है, रिफ्रेशमेंट से। वो ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक ऐसा दिन जो कि पूरा फुल ऑफ रिग्रेट्स था, ठीक है, बहुत उदासी भरा दिन था, अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे, पर फिर भी जब उनके ऊपर बर्फ़ गिरती है उनका जो पूरा दिन था वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। कंसाइज स्ट्रक्चर। द पोएम इज़ ब्रीफ
with only 8 lines, yet it conveys a deep and meaningful message about the impact of small moments and the beauty of nature। हालांकि हमने देखा कि ये जो पोयम है ये बहुत छोटी सी है, लगभग 8 लाइनों की पोयम है, पर फिर भी इस पोयम का जो मीनिंग है वो बहुत डीप है, बहुत मीनिंगफुल मैसेज ये कन्वे करती है। और इस पोयम से जो इम्पैक्ट है, जो स्मॉल इम्पैक्ट्स होते हैं, जो स्मॉल मोमेंट्स होते हैं लाइफ में, वो भी बहुत ब्यूटीफुल इम्पैक्ट हमारे लाइफ में छोड़ जाते हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें किसकी वजह से हो रही हैं? नेचर की वजह से हो रही हैं। अब आगे चलते हैं इस चैप्टर के आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस पर। व्हाट इज़ अ डस्ट ऑफ स्नो? What does the poet say has changed his mood? How has the poet's mood changed? अब यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो क्या है, पोएट के साथ क्या होता है जिसकी वजह से उनका मूड चेंज हो जाता है, कैसे जो है जो पोएट है उनका जो मूड है वो बदला है। A dust of snow refers to the tiny particles of snow that fall from a tree, gently covering the poet। जो डस्ट ऑफ स्नो है वो रेफ़र किया जा रहा है स्नो के छोटे छोटे पार्टिकल से जो कि पेड़ से नीचे गिरते हैं और पोएट को पूरी तरीके से कवर कर, मतलब थोड़ा बहुत पोएट के ऊपर गिरते हैं और पोएट स्नो से कवर हो जाते हैं। In the poem, the simple action of the crow shaking down the dust of snow from the hemlock tree unexpectedly changes the poet's मूड। अब इस पोयम में जो सिंपल एक्शन है, यानी कि जो क्रो है वो पेड़ के ऊपर आकर के बैठता है, कौन से पेड़ पर? हेमलॉक ट्री के ऊपर आकर बैठता है, उससे बर्फ़ नीचे गिरती है और पोएट का पूरा मूड चेंज हो जाता है। द पोएट वॉज फीलिंग रिग्रेटफुल और अनहैप्पी, बट दिस small seemingly insignificant moment brightened his mood and saved a part of the day that he had been ruining। तो जो पोएट हैं वो पहले दिन के शुरुआत में बहुत ज़्यादा उदास थे, अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे, पर एक जो छोटा सा इनसिग्निफिकेंट सा जो मोमेंट हुआ, ठीक है, उसकी वजह से जो उनका पूरा मूड था वो चेंज हो गया, ब्राइटन अप हो गया और उन्होंने अपना पूरा दिन जो था वो रिग्रेटफुल ना होने की बजाय अब वो बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करने लग गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाउ डज फ्रॉस्ट रिप्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम? तो फ्रॉस्ट जो है वो नेचर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये हमें देखना है। तो पहला है बर्ड्स इन पोएम, तो बर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है। Birds commonly mentioned in poems are often symbolic of nature, peace or freedom, such as nightingale, dove or skylark. A crow, on the other hand, is typically associated with darkness, mystery or bad omens. It is not a bird typically used in poetry to symbolize positive feelings. When one thinks of a crow, images of gloom or even death may come to mind। तो यहाँ पर बर्ड का इस्तेमाल हुआ है मेनली। तो बर्ड्स अगर हम सुने तो बर्ड्स क्या होती हैं? बर्ड्स का जो सिंबॉलिक है, बर्ड्स को सिंबलाइज किया जाता है ब्यूटी से, खूबसूरत होती हैं, पीसफुल होती हैं, उनकी आवाज़ कितनी सुंदर होती है, ठीक है, आसमान में, खुले आसमान में वो एकदम आज़ाद होती हैं, आज़ाद पंछी होती हैं जैसे कि नाइटिंगेल, डव और स्काईलार्क। पर इस पोएम में हमने देखा कि जो क्रो है उसका इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो क्रो कैसी बर्ड है? क्रो को टिपिकली हम डार्कनेस से, मिस्ट्री से, बैड ओमन से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। पर इस पोएम में जो क्रो है उसको हम पॉजिटिविटी की तरह से उसको रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। जब कोई एक इंसान सोचता है क्रो के बारे में तो अक्सर वो डेथ के बारे में या फिर ग्लूमी, स्पूकी सा चीज़ें उसके दिमाग में आती हैं। पर इस पोएम में हमने देखा कि कैसे क्रो को भी पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल किया गया है। हेमलॉक ट्री, अ हेमलॉक ट्री इज़ नोन फॉर बीइंग poisonous and is not conventionally associated with beauty or elegance like trees such as maple, oak or pine. The poet's choice of this tree, which symbolizes something negative, contrasts with the positive change in his mood, suggesting that even in bleak situations moments of unexpected beauty can arise। तो यहाँ पर हेमलॉक ट्री का इस्तेमाल हुआ है। हेमलॉक ट्री को जाना जाता है उसके पॉइजनस बिहेवियर से, ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है, जहरीला पेड़ होता है ये,
और उसको हम ब्यूटी से तो नहीं रिलेट करते हैं, जैसे कि दूसरे पेड़ होते हैं जैसे मैपल ट्री, ओक ट्री, पाइन ट्री, ये इनको खूबसूरत पेड़ों की तरह से देखा जाता है, पर हेमलॉक ट्री को पॉइजनस ट्री माना जाता है। पर पोएट ने क्या किया, पोएट ने हेमलॉक ट्री का इस्तेमाल किया, ठीक है, ये दिखाने के लिए कि पॉजिटिव चेंजेस जो हैं वो भी आ सकते हैं नेगेटिव चीज़ों से, ठीक है, उनका मूड चेंज हो जाता है। तो यानी कि मेनली इसमें दिखाया गया कि नेगेटिव सिचुएशंस में भी कैसे अनएक्सपेक्टेड जो चेंजेस आते हैं पॉजिटिविटी लाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्रो एंड हेमलॉक। Both the crow and hemlock tree represent elements of sorrow, gloom and negativity. However, the dust of snow which the crow shakes off the hemlock tree symbolizes something more uplifting, a small but significant shift that brings about a positive change in the poet's mood. This implies that even small moments from things traditionally seen as negative can bring unexpected joy or relief. तो यहाँ पर पोएम में क्रो और हेमलॉक का इस्तेमाल हुआ है, दोनों ही रिप्रेजेंट करते हैं दुख को, ग्लूम को, नेगेटिविटी को, ठीक है, सॉरो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेरे दुख, नेगेटिविटी, इन सभी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, इनमें जो क्रो है और जो हेमलॉक ट्री है उसको पोएट का जो मूड है उसको अपलिफ्ट करने में हेल्प मिली है। तो इसमें इन दोनों ही नेगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से दिखाया गया है। तो इसमें यही देखने को मिलता है मेनली कि जो नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं वो भी अनएक्सपेक्टेड जॉय या रिलीफ जो है इंसान की लाइफ में ला सकती हैं। आगे आते हैं, लास्ट पार्ट है जो कि है समरी। आप लोग इसको ध्यान से समझ लेंगे, आप लोग नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। Dust of Snow by Robert Frost is a short poem that captures a simple yet profound moment in nature. The poem describes how the crow shakes down a dusting of snow from a hemlock tree onto the poet. This seemingly insignificant event changes the poet's mood, lifting his spirit and helping him let go of a part of a day that he had regretted or rued. तो डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई एक छोटी सी कविता है, पोएम है, जो कि सिंपल येट प्रोफाउंड मोमेंट्स को कैप्चर करती है नेचर के बारे में। पोएट इसमें डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे जब एक कौआ, ठीक है, क्रो जो है हेमलॉक ट्री के ऊपर आकर के बैठता है तो पोएट के ऊपर स्नो की जो डस्ट है वो गिर जाती है, और इसकी वजह से क्या होता है, जब पोएट का जो मूड होता है जो कि पहले बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, अब वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि नेचर का एक्ट देख करके कि बहुत अनइंटरेस्टिंग सी जगह, अनअपीलिंग सी जगह पर भी उनको हैप्पीनेस मिल सकती है। The poem emphasizes the idea that even small unexpected moments in nature can have a powerful impact on our emotions. तो जो पोएम है वो ये emphasize करती है कि छोटे events, unexpected moments नेचर के, उनमें इतनी ज़्यादा powerful impact होता है कि किसी भी emotion को वो बदल सकते हैं। The crow, often associated with darkness or negativity, and the hemlock tree, known for being poisonous, are symbols that contrast with the positive effect they have on the poet. Through this, Frost suggests that beauty and positivity can be found in most unlikely places, and even a minor event can turn a bad day around. तो इसमें जो क्रो है उसको मेनली डार्कनेस से, नेगेटिविटी से एसोसिएट किया जाता है। हेमलॉक ट्री जो है वो भी बहुत ज़्यादा पॉइजनस माना जाता है, पर इस पोएम में बहुत कंट्रास्टिंग यानी कि बहुत ऑपोजिट चीज़ दिखाई गई है। इन दोनों ही जो क्रीचर्स हैं, क्रो और हेमलॉक ट्री जो हैं, उनका एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट दिखाया गया है पोएट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं ये बताना चाह रहे हैं कि जो ब्यूटी है, पॉजिटिविटी है, वो अनलाइकली प्लेसेस में, ठीक है, हमें मिल सकती है, और छोटे से छोटे इवेंट जो है वो किसी भी इंसान के बैड डे को टर्न अराउंड कर सकता है और अच्छे दिन में उसको परिवर्तित कर सकता है। तो अगर हम समरी की बात करें तो डस्ट ऑफ स्नो हाईलाइट करता है ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ नेचर को, जैसे कि ये दर्शाता है कि कैसे छोटे छोटे इंटरेक्शंस नेचर्स के द्वारा किसी इंसान का जो आउटलुक है, उसका जो एटीट्यूड है, जो उसका व्यू पॉइंट है, ठीक है, उसको कितने आसानी से बदल सकता है। सो स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का एंड था।
आप सभी को आई होप ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी फ्रेंड्स तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।